का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का वीडियो सेशन रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो आपका साइंस का है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। किसका? वस्तु का। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज सिद्धांत जानते हैं, तो उसके अनुसार देख लेते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि द्रव में डूबोई वस्तु के भार में कमी कैसे निकलेगा? तो वो बराबर होता है आपका कुल विस्थापित द्रव का भार। मान लीजिए जो भी पानी में आप जो वस्तु डाले हैं उसके द्वारा जो पानी क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है, वहाँ उस स्थान से हटा है, जितना हटा है वही आपका क्या निकल जाएगा? द्रव में डुबाई वस्तु के भार में कमी निकल जाएगा, ठीक ना। तो पहले वस्तु का भार क्या था? 10। अब डुबाने के बाद वस्तु का भार में चेंज क्या हुआ? 8। तो इसका मतलब 2 न्यूटन आपका क्या हुआ है? द्रव में डुबाई वस्तु के भार में कमी आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 न्यूटन, ठीक ना। ये आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक ना। किसने ये सिद्धांत दिया था? आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था कि कोई भी वस्तु को जब पानी में द्रव में डुबाया जाता है तो उसके वस्तु में जो भार में कमी आता है, और जितना कमी आता है उतना ही वो पानी को क्या करता है? विस्थापित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले 10 था वस्तु का भार, उसमें से अब पानी में जब डुबाने के बाद उसका वजन कितना बचा? 8 बचा। इसका मतलब वो पानी का द्रव को कितना विस्थापित किया होगा? तो 2 न्यूटन, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो सब जानते हैं कि एकल परमाणविक कौन है? हीलियम होता है। कौन होता है? हीलियम होता है, ठीक ना। क्यों होता है? क्योंकि हीलियम, आप देखिए, क्योंकि इसमें मतलब हीलियम में एक अणु में एक ही परमाणु होता है, ठीक ना। अतः इसे एकल परमाणविक अणु कहा जाता है, ठीक ना। इसलिए इसे, क्योंकि इसके एक अणु में क्या होता है? एक ही परमाणु होता है, ठीक ना। एक ही परमाणु पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एकल परमाणुकता कहा जाता है। किसको? हीलियम को। हीलियम को। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? पहले तो गुरुत्व त्वरण को इंडिकेट किस लेटर से करते हैं? स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो बताइए कि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, या ऑप्शन बी ध्रुव पर सबसे कम होता है? ध्रुव पर सबसे कम तो नहीं होता, ये गलत है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, गलत। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है, नहीं, गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट हो गया। जो गुरुत्व त्वरण होता है जी का मान, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। और ध्रुव पर, देखिए ये तो हो गया, और दूसरा याद रखिएगा कि ध्रुव पर सबसे अधिक होता है जी का मान, ठीक ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए आपका ये है ना, सब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और यही फिक्स क्वेश्चन पूछेगा जी पे, अगर गुरुत्व त्वरण पर अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, इसलिए आप इसको एकदम रट लीजिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, जो आपका होम वायरिंग होता है, घर में जो आप वायरिंग करवाते हो, उसमें जो उदासीन तार क्या दिखाता है? उदासीन तार मतलब न्यूट्रल ना। उदासीन तार मतलब क्या? न्यूट्रल जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है आपका काला। उसका रंग क्या होता है? काला, मतलब ब्लैक, ठीक ना। और लाल किसका होता है? लाल बता दीजिए, लाल किसका होता है? तो लाल होता है आवेशित तार का, ठीक है। लाल क्या होता है? आवेशित तार का होता है। और काला जो है किसका होता है? अभी मैंने बताया आपको, काला होता है उदासीन तार का। और हरा किसका होता है? हरा आपका होता है अर्थ का, मतलब अर्थिंग का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? प्रभावी, तो फूलों का अच्छी स्थिति, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फूलों का अच्छी स्थिति ही हमारा क्या होता है? लक्षण, प्रभावी लक्षण कहलाता है। सब रिपीटेड है। देखिए ना, आप जो सॉल्व कर रहे होंगे ना, जो 1 नंबर से साइंस का हर प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते आए होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा कि क्या किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है ना। और रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप जितना सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन नया आता है तो वो भी आपका तैयार होते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनॉइक अम्ल का सूत्र है? प्रोपेनॉइक अम्ल का सूत्र है, कौन है इसमें प्रोपेनॉइक अम्ल का सूत्र? तो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। प्रोपेनॉइक सूत्र का अम्ल क्या है? ऑप्शन बी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉइक अम्ल, ठीक ना, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉइक अम्ल। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसे बोलते हैं मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाई
डाई मिथाइल कीटोन, इसे क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। तो ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा, नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आप लिखते जाओ, नोट्स करते जाओ। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सेट में तो सारा रिपीटेड क्वेश्चन ही हो गया। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, पेट्रोल का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या इससे कुछ जुड़ी बात लिखा दे क्या, लिख लेते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा किसका होता है, पेट्रोल का। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका पेट्रोल है इसका जो क्वथनांक होता है, तो पेट्रोल का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और अल्कोहल का होता है, यहाँ पर देखिए अल्कोहल को हिंदी में लिख देता हूँ, अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, वो होता है आपका 64.7 डिग्री सेल्सियस। और ये जो नाखून पॉलिश रिमूवल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 57.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो सबसे देखिए कम जिसका होगा उसी का ना क्या होगा, वाष्पीकरण दर ज़्यादा होगा, तो ये है पेट्रोल का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं, ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम से होंगे उसे पता होगा कि उत्सर्जन प्रणाली क्या होता है। तो विक्र हमारा उत्सर्जन प्रणाली का ही भाग है। दो मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इसका मतलब सभी, ऑप्शन डी सभी हो गया। सारे जो है ये भी सारे क्या उस उत्सर्जन प्रणाली के अंग है, ठीक ना। आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। मैग्नीशियम सल्फर जो है एलिमेंट मैग्नीशियम सल्फर, अगर मैग्नीशियम सल्फर के साथ यहाँ कॉमा होगा, अगर मैग्नीशियम सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन कर ले, Mg जो है सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, MgS, मैग्नीशियम सल्फर बनाता है। अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड। MgS को क्या बोल देंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड, क्या बोलेंगे इसे, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा, ठीक ना। अब लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा बंधन बनाता है, Mg प्लस S मिलके MgS बना, मैग्नीशियम सल्फाइड बना, लेकिन इसके बीच में कौन सा बंधन है, यहाँ पर कौन सा बंधन बन रहा है, ठीक ना, बॉन्ड बन रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर आपका आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, आयोनिक, हिंदी में यहाँ पर है, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, तो देखिए इसको समझिए। इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना आपको समझना होगा। इसका क्या समझना होगा आपको, तो आयनिक बंधन समझने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना देखना पड़ेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ ये तो, और आपको इसका
इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना समझाता हूँ, ठीक है ना। तो समझते हैं। देखिए, तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे Mg है, ठीक है ना, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बचेगा, 2, और ये आपका सल्फर है, ये 2 ऐसे, इसके पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और Mg का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, ठीक ना। तो ये इससे शेयर करेगा या ये इसको दे देगा या उससे ले लेगा, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए। तो न्यूट्रल होने के लिए इसका मतलब Mg जो है अपना ये 2 क्या कर सकता है, इसके साथ शेयर कर सकता है सल्फ़र के साथ, तो इस पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। या सल्फ़र इसको दे सकता है अपना स्टेबल स्थापित करने के लिए, मतलब ले सकता है, तो ये लेगा, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए Mg इजीली 2 क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, क्योंकि ऑक्टेट में कितना होता है, 8 पाना होता है, मतलब 8 क्या होता है, स्टेबल होने का कैटेगरिया रखा गया है। तो ऑक्टेट में तो 8 पाने के लिए Mg के पास 2 है, तो इजीली ये 2 क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये देने वाला हो गया, तो देने वाला को क्या होता है, प्लस दिखाते हैं, और जो लेता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आप ये अपने भी लाइफ स्टाइल में देखे होंगे कि जो कर्ज लेता है वो किस में चला जाता है, माइनस में, और जो देता है वो किस में चला जाता है, पॉजिटिव में। तो सल्फर यहाँ पर मैग्नीशियम देने वाला है, तो ये +2 दिया, दो आयन क्या कर सकता है, इसके साथ शेयर कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ, तो Mg2+, और यहाँ पर जो सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो Mg सल्फर पे 2- इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही दोनों से शेयर करके क्या बना, Mgs बना था, ठीक ना, जो अभी हम तुरंत लिखे थे ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्लस क्या और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस और माइनस इंडिकेट कर रहा है आयन को, क्या इंडिकेट कर रहा है, आयन को, ठीक ना, आयन्स को इंडिकेट कर रहा है। तो कैसा बॉन्ड बनाया, Mg और S जो Mgs बना, कैसा बॉन्ड शेयर करके बना, तो आयन को शेयर करके बना। तो इसलिए इस दोनों के बीच में कौन सा, मैग्नीशियम और सल्फर के बीच में कौन सा बंधन होगा, आयोनिक बंधन होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काला खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे कौन सा देते हैं, DPT टीका देते हैं, ठीक ना, कौन सा टीका देते हैं, DPT टीका देते हैं। और ये जो BCG टीका है ये किस रोग में दिया जाता है, किस रोग के बचाव में, तो ये 6 रोग को बचाव में दिया जाता है, ठीक ना, टीका। अच्छा, DAB ये टीका किसके लिए दिया जाता है, तो ये TB के बचाव में दिया जाता है, TAB टीका, ठीक ना। HIV टीका तो सब जानते होंगे, ये HIV वायरस के लिए दिया जाता है। तो सब हो गया, तो ऑप्शन यहाँ से A राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको आप नवीकरण नहीं कर सकते, मतलब जो ख़त्म हो जाएगा तो उसे आप 2-3 साल के अंदर नहीं फिर से वापस ला सकते हैं, ठीक ना, जो ख़त्म हो जाएगा एक बार यूज करने के बाद जो ख़त्म हो जाता है, तो वो कौन सा ऊर्जा, उसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। वो इसमें कौन सा है, कोयला है, ठीक है ना। कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसे पाने के लिए हमको क्या है, लाखों लाख वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। हवा तो हम रोज़ पा सकते हैं, जल भी पा सकते हैं, जंगल भी पा सकते हैं पेड़ पौधा लगा के, लेकिन कोयला क्या है, हज़ारों वर्षों के बाद बनेगा, एक बार ख़त्म हो गया तो, ठीक ना। तो इस ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के बाह्य त्वचा
एक्टोड्रम से उत्पन्न होता है। तो कौन होता है? 98 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी जीव विज्ञान का। तो ये होता है आपका तंत्रिका उत्तक से। किससे होता है? ऑप्शन बी, तंत्रिका उत्तक से होता है। इसमें कौन कौन आता है तंत्रिका उत्तक में? मस्तिष्क, ठीक ना, और मेरु रज्जु, और तीसरा तंत्रिकाएं निर्मत, ठीक है ना। ये तीनों को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। तो तंत्रिका उत्तक संवेदन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका उत्तक जो है संवेदन मतलब क्या? कोई भी जैसे आपका सूचना टाइप का हो गया, संवेदक को क्या करता है? एक शरीर से दूसरे भाग तक पहुंचाने में, भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ। देखिए, तंत्रिका उत्तक का आपको पूछ लेगा कार्य, इसका कार्य क्या होता है? किसका? तंत्रिका उत्तक का। तो याद रखिएगा कि तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। क्या करती है? एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इसमें तब कौन इसका मदद करता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका निर्मित। ये तीन इसके कार्य में सहायक हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ही भेजा जाता है। आपसे एक और पूछ लेता है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि तंत्रिका उत्तक की इकाई आपसे पूछ लिया जाता है हमेशा। तो इकाई क्या होता है इसका? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन, याद रखिएगा, ठीक ना। या तंत्रिका कोशिका, या इसी को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक ना। तो आपका इस तरह से पूरा जो भी तंत्रिका उत्तक से इम्पोर्टेंट जो भी सवाल बनते हैं तो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाला कीट मुक्त प्रजाति है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सोयाबीन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्लांट में शामिल है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। शैवाल और बायोफ्राइट भी शामिल है। टेरियोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में भी शामिल है। किसमें? प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में। और एंजियोस्पर्म भी है। तो ये सभी ऑप्शन आपका राइट डी हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, सोपानी कृषि का उपयोग किया जाता है। और सोपानी कृषि के द्वारा कौन सा फसल उपजाया जाता है ज़्यादा करके? तो गेहूँ उपजाया जाता है। क्या उपजाया जाता है? गेहूँ, ठीक ना। ये सोपानी जो कृषि होता है वो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? सीढ़ीदार नुमा बना के होता है खेती, ठीक ना। और सीढ़ीदार नुमा ऐसे पहाड़ है मान लीजिए ये आपका, तो यहाँ पर कैसे खेती होता है? सीढ़ीदार नुमा खेती होता है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि। इसमें जो है ये सीढ़ीदार नुमा खेती में उस फसल, गेहूँ फसल का उपजाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? गेहूँ जाने के लिए क्या होता है? अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
तो इसकी खेती की जाती है किसमें? सोपानी कृषि में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, नरम लोहे का। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। त्वरण, त्वरण को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन आपको बताया। तो कौन सा होता है? तो त्वरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो इसमें कौन कौन है? पहले जो पहले है वो कौन कौन है? सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला स्क्वायर, ये तो है। दूसरा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी है। तीसरा आपका किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। लेकिन आपका ऑप्शन सी त्वरण का मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी किसका मात्रक होता है? ये है आपका किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसका मात्रक होता है बताइए? ये आपका किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ये किसी का मात्रक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आवर यहाँ हो जाता तो ये आपका हो जाता वेग का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए त्वरण का पूछा था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? टमाटर है, ठीक है ना। चलिए कुछ और ये जो 3 ऑप्शन और है उसका भी देख लेते हैं। तो इधर हम खांचा बना लेते हैं अम्ल, और इधर बना लेते हैं प्राकृतिक स्रोत। ये जितने भी अम्ल है इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे एक है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है देख लेंगे। और सेट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? और एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और आपका चार एक और लिख देते हैं, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आलू में। किस में पाया जाता है? आलू में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ उसको आप लिख के उसको याद करिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट हो गया टमाटर। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से नहीं, सिर्फ प्रोटीन से तो नहीं है बनी होती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन से, इससे भी नहीं बनी होती है। तो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड, ये 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है हमारे क्या? तो ये हमारे 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। और कुछ इससे इम्पोर्टेंट बातें याद लिख लेते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। जिससे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन झिल्ली से आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। और जिससे कुछ पदार्थ जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं,
और कौन, ऑक्सीजन O2 जिसे बोलते हैं, ये दोनों जो है इस झिल्ली से आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है, ठीक ना। ये दोनों जो है झिल्ली से आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है, ठीक ना। तो ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्रीवियस ईयर सेट का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।